किसी भी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। चलो वी की जो वैल्यू थी वो पुट कर दिया जाए, हाफ इंटू एम। वी बराबर क्या था बताओ, फॉर्मूला क्या था? जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम एच, यही था उसका स्क्वायर। क्लियर है? जेड ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, यही था ना? चेक करो सही से, हो गया? चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो गया m इंटू जेड ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4, ऊपर नीचे कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सही है क्या? 8 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कहीं कुछ कटे उटेगा तो नहीं कटेगा। ये क्या निकल गया? काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें हम लोग, m इंटू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और इधर कर दिया जाए जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। सही है? ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट। nवें कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। क्लियर? ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा जो है ये कांस्टेंट है किसी भी कक्षा के लिए। m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और h हो गया प्लांक कांस्टेंट। सारी वैल्यू सॉल्व करें तो आपको मिलने वाला है इसको यही रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी नाउ में काइनेटिक एनर्जी। और हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कक्षा पर कैसे डिपेंड कर रहा है। देखिए 1/n स्क्वायर, ठीक है ना? z हो गया परमाणु संख्या, हाइड्रोजन के केस में 1 रहेगा, हाइड्रोजन के केस में क्या रहेगा? 1 रहेगा। चलिए, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, इस स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए? मान लीजिए ये है न्यूक्लियस जेडी, है कि नहीं है? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ठीक है? तो ये भी आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, और दोनों के बीच की दूरी r है, सपोज करो कोई रेडियस हो गया। तो कोई भी दो आवेश जब एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच स्थिर ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? पता होना चाहिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 बटे ओनली r नॉट r स्क्वायर। पता है कि नहीं होता है? सिर्फ r होता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, q1 का मान कितना हो जाएगा? जेडी, और q2 की जगह क्या हो जाएगा? -c इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? हाँ, तो लिखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 की जगह ZE प्लस ZE और q2 के स्थान पर -e। जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस जैसा चार्ज आएगा वो सारा वैल्यू पुट करना है, माइनस के साथ प्लस के साथ। आएगा समझ में? डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। इधर बिठा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर -0.0
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ रहे थे यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी मिला हुआ है पहले से, बताइए क्या होगा। 0.53 ना उससे पहले इस टाइप का जो एक्सप्रेशन था एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर बाई एम ई स्क्वायर यही था इनटू एन स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर बाई, ठीक है। ये आर था, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। जेड ऊपर यहाँ पर कुछ कटे उठे तो पहले कटा लिया जाए, पाई से पाई कट रहा है, और कुछ कटेगा। जेड गया ऊपर तो माइनस जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर गया ऊपर ए टू द पावर 4, एन गया ऊपर, सही है ना, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाओ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर, सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए तो मिलने वाला है माइनस ऑफ जेड स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला मिल जाएगा, वो आपको याद रखना है, समझे ना, एनर्जी का सूत्र आ जाएगा। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। दोनों में देखिए सिमिलरिटीज कुछ है, आप ध्यान से देखोगे सब मिल रहा है, मिल रहा है कि मिल रहा है, नीचे 4 है ऊपर 8 है कि नहीं है, इसमें 4 है इसमें क्या है 8 है, ठीक है। इसका मतलब जरूर दोनों में एक गहरा रिलेशन आ गया। इधर बेटा अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बड़ा कौन है देखो, पोटेंशियल एनर्जी का परिमाण और काइनेटिक एनर्जी का परिमाण, दोनों के वैल्यू में किसका वैल्यू ज़्यादा है, पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ना। एक तो ये पॉइंट याद रखना, परिमाण के तुलना में, परिमाण के रूप में इसी ऊर्जा का मान बनी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है भाई, ये भी पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बोलो है कि क्लियर है। एक तो ये हो गया, चलिए आगे बढ़े आप। अब बात आती है, हाँ बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में से बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं परिमाण मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, इसलिए सर वहाँ पे अगर ये 10 जूल है तो ये कितना होगा, ये 10 तो 5 को उसका आधा दो गुना दोगुना हो जाएगा, 20 दोगुना 20 जूल 20 होगा ना, ये मेरे कहने का मतलब, ठीक है। सर उसमें जेड इसका 2 डबल हो गया पार्शियल एनर्जी, हाँ तो जेड यहाँ जेड ऊपर गया तो ना तो जेड तो स्क्वायर, जेड इस पर दोनों जगह तो जेड 4 हो जाएगा फिर मल्टीपल करेंगे। इसमें इस पर नहीं है। एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कहीं, जेड इसको ऊपर कीजिए तो ओनली पर जेड स्क्वायर आएगा। ये यह कहाँ से आ गया, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, M वहाँ पे एम होना चाहिए, जेड है तो एम होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर तो M हो जाएगा, एम होगा वही, हाँ अब सही है, जेड कट गया। एम वहाँ M होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। तभी तो बराबर हो रहा था, जी सर। ठीक है, ओके थोड़ा चेक भी कर लीजिए, अब सही है ना। ओके तो टोटल एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करें तो दोनों जोड़ देंगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है मान लेते हैं E है, तो E बराबर क्या लिखेंगे, EP प्लस EK, ठीक है ना, EE प्लस KE कर दिया जाए
तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो किसी भी कक्षा में घूम रहा है, तो जब वो घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है और एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी भी है कि नहीं है? तो दोनों जोड़ा जाए। P कितना है मेरे पास? ये है माइनस m e टू द पावर 4 बटे 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बटे n स्क्वायर प्लस m e टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ऐसे ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करें, सब तो एक ही जैसा है। अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे तो सारा कुछ कॉमन आ जाएगा। -1/4 + 1/8 होगा। इस तरफ नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसा लिख देते हैं। इसको ऐसा लिखते हैं m e टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -1/4 प्लस, सही है? कितना आ गया? इधर आ जाएगा 1/8 आएगा, 1/8 प्लस 1/8 हो गया यहाँ पे। लघुत्तम ले लो, 8 आ गया नीचे, -1/8 माइनस आएगा -1/8 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? -1/8 आएगा तो इसको लिखते हैं टोटल एनर्जी E बराबर माइनस, उधर आ गया 1/8 ना। चलिए इसको लिखते हैं m इंटू e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर और क्या है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर है ना। इसको यहाँ पे लिखते हैं z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब देखिए इन तीनों में समानता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, है कि नहीं है? तो दिखाई दे रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, परिमाण सेम है ना। इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं अलग से कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का जो परिमाण है वो काइनेटिक एनर्जी के परिमाण के बराबर है और वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। ऐसा लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, काम आएगा आपको। ये हो गया। दूसरा आप देखिए, इसको हम इस एक्सप्रेशन में टोटल एनर्जी E बराबर, ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई देगी m e स्क्वायर बटे 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, यही है ना। इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो एक निश्चित वैल्यू आ जाएगा, जो यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, है कि नहीं? वो वैल्यू कितनी आती है, किसी को याद है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना होगा। ये वैल्यू आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू क्या हो गया z स्क्वायर बटे n स्क्वायर। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन याद नहीं रखता, ये तो याद रख सकता है। क्लियर है ना? अगर टोटल एनर्जी हमको याद हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है,
तो कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी अगर ये है तो काइनेटिक एनर्जी भी यही है परिमाण के रूप में। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जस्ट इसका डबल, इसका डबल। देखिए अब इसको हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में क्या हो जाएगा? Z बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। और पहली कक्षा की ऊर्जा निकालें तो n बराबर 1 पुट करो। दूसरी कक्षा की एनर्जी, हर कक्षा की एनर्जी फिक्स होती है। हर कक्षा की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है ना। तो यहाँ से तो साबित हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है। अगर n बराबर 1 पुट करेंगे तो पहली कक्षा की एनर्जी निकल गई, n बराबर 2 पुट करेंगे तो दूसरी कक्षा की एनर्जी निकल गई, n बराबर 3 पुट करेंगे तीसरी कक्षा की एनर्जी। तो हर कक्षा की एनर्जी क्या है? फिक्स है, यहाँ से मिल रहा है। तो अगर हम पहली कक्षा हाइड्रोजन एटम के पहले कक्षा की ऊर्जा निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए तो E बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 13.6 या 2 वोल्ट नहीं होगा, आगे ना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अगर हमसे सवाल किया जाएगा लिथियम प्लस प्लस के बारे में, है ना, लिथियम प्लस प्लस की, जैसे एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी निकल गया, अगर हमको टोटल एनर्जी पता है तो हमको काइनेटिक एनर्जी भी पता है कि नहीं है, और हमको पोटेंशियल एनर्जी भी पता है। चलो ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे जो आता है देखो, ये -13.6 आता है जी। हाँ आता है कि नहीं आता है? माइनस आ रहा है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होने का क्या मतलब होता है? निगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव एनर्जी, किसी भी सिस्टम की नेगेटिव एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका क्या एनर्जी लॉस का महत्व है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो कोई भी वस्तु या कोई भी सिस्टम हमेशा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, ये नेचुरल बात है, ठीक है ना। हर आदमी अपने मतलब लोवेस्ट एनर्जी सिचुएशन में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। लोवेस्ट एनर्जी मतलब क्या? रेस्ट, स्टेबिलिटी वही मिलती है जहाँ पर उसको लोवेस्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए आप जैसे मान लीजिए 2 और -2 बड़ा कौन है? 2 बड़ा, ठीक है, ओके। अगर आपसे कहें कि -1 और -2 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है कि नहीं है? दोनों में छोटा कौन है? 0 और इन तीनों में कौन छोटा है? -2 छोटा है कि नहीं है ना? लोवेस्ट है, अरे बात समझ में? ये क्या है? लोवेस्ट, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एकदम लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर जो सबसे स्टेबल कक्षा में होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन अपने क्या कहते हैं कक्षा के अंदर जहाँ पर वो स्टेबल है, ठीक है, जहाँ पर उसकी एनर्जी लोवेस्ट है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अरे बात समझ में? तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के पहले कक्षा की बात करें तो पहले कक्षा में तो ग्राउंड स्टेट है ही, है कि नहीं है? तो हम लोग लिख लेते थोड़ी देर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी समझ में आ रहा है? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब हुआ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अच्छा सुनिए, मान लीजिए कोई 2 चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट के Q1 Q2 बटे R होता है नहीं होता है? ओके। अगर R का मान बढ़ाया जाए मतलब सेपरेशन बढ़ा दिया जाए
बढ़ाते 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 बहुत दूर कर दिया जाए, ये अगर बहुत दूर हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये होगा। अगर इसका मान बढ़ाया जाए तो ये जीरो हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आर अगर बड़ा हो तो जीरो है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पास रहता है, हालांकि जीरो एनर्जी कब होती, जब इलेक्ट्रॉन जो है बहुत दूर बहुत दूर रहता है ना, तो जीरो एनर्जी पर रहती है। लेकिन उससे भी कम एनर्जी कहाँ रहती है, जब वो नाभिक के पास सटा हुआ रहता है, घूमता रहता है, माइनस में। अरे बात समझ में, तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल कब होता है, एटम स्टेबल कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पास रहता है और चक्कर लगाता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बता रहा है कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एटम क्या है, स्टेबल अवस्था में है। अरे बात समझ में, कम से कम एनर्जी है ना, जीरो से भी कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम इज स्टेबल। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखें, ये माइनस में है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम को हाइड्रोजन लाइक एटम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो लिथियम प्लस प्लस वाला। तो कि आपसे पूछ रहा है फोर्थ ऑर्बिट, लिथियम के फोर्थ ऑर्बिट की ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। कुल ऊर्जा क्या होगी, चलो बता जल्दी से। सर लिथियम प्लस प्लस के फोर्थ ऑर्बिट की कुल ऊर्जा क्या होगी, फॉर्मूला आपके पास दिया है, ठीक है। और उस एक्सप्रेशन का ध्यान देना, फंडामेंटल फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला, और ये याद रखना है। दो ही फॉर्मूला अगर याद रहे तो बना सकते हैं। तो कंपटीशन में आपको इससे और इससे ज़्यादा मतलब रहेगा। अरे बात समझ में, कितना हो गया, 3.4 आ रहा है। 3.4 माइनस में, जी सर। माइनस में आना चाहिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर जूल में एनर्जी पूछ दे तो आपको यही बताओ ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल। कितना जूल होता है भाई, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद रखना है, कन्वर्सन भी याद रखो। मान लो ऊर्जा अगर जूल में पूछ दिया तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिथियम है परमाणु संख्या 3, ठीक है ना। Z बराबर कितना, 3 हो गया, और N बराबर कितना बोल रहा है, 4। पुट करें वहाँ पर टोटल एनर्जी, तो -13.6 गुना Z² 3/9 N² 416, सही है ना। और इसको हल करने पर जो भी आया वो मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा होगा ना। और अगर पूछ दिया जूल में तो इंटू इतना कर लेंगे। लिथियम का 3 है कि 2 है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होगा, सही है ना। हाँ,
गया? एक क्वेश्चन और करें। वो सब क्या बोलते हैं? बोलिए। वो जूल में शायद होंगे ना। हाँ मतलब ये जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, छोटा मात्रक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 पर पावर माइनस ये जूल में आ गया। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के चौथी कक्षा, फोर्थ कक्षा की जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, एवं हीलियम प्लस आयन या हीलियम प्लस एटम का सेकेंड कक्षा। सर टोटल एनर्जी निकालेंगे सर, जो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे गिरा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू पुट करेंगे तो बस। हाँ आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखना है, वो तो ऑप्शन देखना होगा। आप आंसर निकाल दिए, आंसर मैच नहीं कर रहा है, आपको ये भी ध्यान देना है क्या है। जूल में रहेगा तो उसमें करना होगा। सर वो तो ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल दिया है। देखिए तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये पूछा आपसे, क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाइड्रोजन एटम के फोर्थ कक्षा का इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और हीलियम प्लस आयन के सेकेंड कक्षा के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, दोनों का अनुपात क्या होगा? सर 160 ये हो सकता है Z1 स्क्वायर बटे N1 स्क्वायर, हाँ Z2 स्क्वायर बटे N2, इसको हम लोग हाइड्रोजन एटम मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? एलिमेंट। 13.6 तो कटेगा दोनों में, कुछ नहीं जाएगा, तो Z1 स्क्वायर बटे N1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 बटे N1 N2 N2 बटे Z2, तो इसका होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब डिवाइड करोगे तो ऐसे होगा ना, और आगे नहीं होगा। Z1 कितना है? 1 बटे N1 कितना? 4 गुना N2 कितना इसमें? 2 बटे हीलियम है ना, 2 बटे 2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? एक बटे 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये गुना 16। गुड, समझ में आया? क्वेश्चन जैसे ही बनेगा बना सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा, तो फोटोन एमिट होता है ना, फोटोन की ऊर्जा के बराबर, इसको समझिए क्या होता है। इसको मिटाना है,
जैसे देखिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर अगर हम ऊर्जा देते हैं कहीं से, ऊर्जा देंगे तो एब्सॉर्ब करेगा नहीं, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो देंगे, जो बाहर से उसको ऊर्जा देंगे, ठीक है, उस ऊर्जा को ग्रहण करके ये क्या करेगा, जंप कर देगा, अरे भाई हायर स्टेट में चला जाएगा, लोअर स्टेट से कहाँ चला जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी ना, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखें तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था, एनर्जी एक्सप्रेशन था, क्या था एक्सप्रेशन, -19.1 टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो टोटल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, ऐसा है ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब आपको ये बताना है पहले कक्षा की ऊर्जा, दूसरे कक्षा की ऊर्जा, तीसरे कक्षा की ऊर्जा, चौथे, इस तरह से हर कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए पहली कक्षा, दूसरी, इस तरह से है ना कक्षा सब। तो किस कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होगी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम, कैसे इसको समझेंगे हम लोग, किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, किस कक्षा में ऊर्जा अधिक होगी। जैसे मान लीजिए 4 कक्षा है, चलिए 4 है ना यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही है ना। तो इन चारों कक्षा में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होगी, पहली कक्षा में यही बताना। पहली कक्षा में सबसे कम होता है, चौथी कक्षा में होता है सबसे कम, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। और फोर्थ वाले क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यस। आप इसको चेक कर लीजिए। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम में तो 1 लिखते हैं यहाँ पर, 1/n स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाइए। अगर हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो इतना ही रहा, n बराबर 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस मतलब हो जाएगा। हाँ, दूसरे कक्षा में कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं माइनस की संख्या कम हो जाएगा, बढ़ गया बढ़ेगा यानी पढ़ेगा, है कि नहीं। चलो इसको भी ऐसे भी रख लेना चाहिए, डायरेक्ट कभी आप पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। पहली कक्षा में यानी n बराबर 1 अगर हम पुट करें तो वहाँ पर E1 बराबर आ जाएगा -13.100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेटर निकालिए, n बराबर 2 पुट करिए, दूसरी कक्षा की ऊर्जा बटे कितना हो जाएगा, 4, भाग लगाओ कितना आ रहा देखो, -4 या 12, 4 से भाग देना ना, 4 से भाग लगाना होगा, तो 3.4 3.4 4 के बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़ा के घटा, बढ़ा, n बराबर 3, E3 बताओ कितना हो जाएगा, -13.6 में 9 से भाग लगाइए कितना आ रहा है, 1.5 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गुड। n बराबर 4, E4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 यहाँ की 13/16, 13.6/16 कितना होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो हाइड्रोजन एटम में पूछे या लिथियम में, कहीं भी पूछ सकता है ना, तो हम जेड लगा करके निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का जो मतलब तो समझ में आया, E1 इज लेस देन E2, E2 इज लेस देन E3, E3 इज लेस देन E4, मैक्सिमम कौन होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर उसको एनर्जी से जंप करके ऊपर जाएगा ना, ऊर्जा बढ़ा ना, उसका बढ़ेगा तो ऊपर में जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ओके। यहाँ पर ऊपर आ गया, ओके। जब ये ऊपर जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं एनर्जी, अवशोषण, क्या बोलते हैं इसको, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
और वो हमेशा वहाँ रहता नहीं है, बहुत ही कम टाइम के लिए, 10⁻⁰ सेकेंड, फिर तुरंत अपने ग्राउंड स्टेट में लौटता है, ठीक है ना। वापस लौटेगा अपने ग्राउंड स्टेट पर। इसको बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। एनर्जी लूज करेगा, ये एनर्जी गेन करके ऊपर गया ना, तब जब लौटेगा तो एनर्जी लूज करेगा ना भाई। कितना लूज करेगा? जितना लिया था। अगर x जूल एनर्जी लिया था तो वापस आते टाइम में भी कितना जूल एनर्जी लूज करेगा? x जूल ही। क्लियर है? छोड़ देगा कि लेगा? छोड़ेगा ही, तब तो नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। मान लो पहले जिसके पास था 50 जूल ऊर्जा, खा लिया वो 10 जूल, कितना हो गया? पेट भर गया, 60 जूल हो गया। 60 जूल यहाँ पे 60 जूल पे आया हुआ है कि नहीं है? फिर वो बहुत ही कम समय के लिए वहाँ रहेगा, तुरंत वहाँ लूज करेगा। कितना लूज करेगा? यहाँ पर 10 जूल, वापस आ जाएगा 50 जूल। आज बात समझ में, सिंपल बात, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा का लेवल है, इसमें ऊर्जा का अंतर कितना आया भाई? तो मेरे हिसाब से 10 जूल। क्या समझ में आ रहा है? एनर्जी का डिफरेंस कितना है लेयर में? 10 जूल। तो क्या ये हम निकाल सकते हैं डेल्टा ई? इसको फिर से समझिए। मान लेते हैं किसी भी फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h इंटू एफ। बोलो होती है कि नहीं? h हो गया प्लांक कांस्टेंट, f हो गया फ्रीक्वेंसी किसी भी फोटोन की। तो इस फोटोन की ऊर्जा को इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके चला गया ऊपर हायर लेवल पर, और जब लौटेगा तो एकदम इतना ही ऊर्जा वो रिलीज करेगा, है कि नहीं है? जितना लिया था उतना रिलीज करेगा, इतनी करेगा। अरे बात समझ में? तो डेल्टा ई बराबर h इंटू एफ हो सकता है कि नहीं? f समझते क्या चीज है? h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। और f क्या है? आवृत्ति, है ना? जो भी फोटोन रहेगा उसकी ऊर्जा, आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति। डिफरेंट आवृत्ति है तो डिफरेंट ऊर्जा होगी, कोई की नहीं होगी। h तो कांस्टेंट है, बट f क्या होगा? अलग अलग। क्लियर है? अच्छा, एक और रिलेशन पता होना चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी बराबर c इंटू लैम्डा। पढ़े हैं कहीं? c बाई लैम्डा या c इंटू लैम्डा क्या होता है? c बाई लैम्डा। क्या बराबर c बाई? c क्या चीज है? फोटोन का भी प्रकाश की चाल, ठीक है ना। लैम्डा क्या है? उस फोटोन का तरंगदैर्घ्य है, उस फोटोन का तरंगदैर्घ्य। अरे बात समझ में? क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का न्यू भी लिख सकते हैं ना? हाँ, न्यू भी लिख सकते हैं। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू से भी करते हैं डिनोट इसको। हाँ, एच न्यू हो। कोई करवाने बात नहीं। हाँ? c है स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट। वो तो प्रकाश के वेग के बराबर है, 3 गुना 10 पावर 3 8 ये तो कैसे? ठीक है, हर फोटोन का वेग तो सेम रहता है। क्लियर? तो हम डेल्टा ई का एक्सप्रेशन निकालें वहां से, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाएगा हमारा। इस तरह से तो बहुत सारा एनर्जी स्टेट होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? तो चलिए हम लोग दोनों में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इसको ज़्यादा एनर्जी दी जाती है, सुनिए ध्यान से, अगर इस एनर्जी का मान ज़्यादा होता, जंप करता हो सकता है और ऊपर आगे और बढ़ जाता है। ज़्यादा ऊर्जा मिलने से ज़्यादा सीढ़ी चढ़ेगा, है कि नहीं? और वहाँ से फिर वो फॉल करेगा नीचे, ठीक है? तो फॉल करने के चक्कर में क्या होता है? या तो डायरेक्ट फॉल कर सकता है, क्या हो सकता है पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, ऐसा नहीं हो उसका मतलब डिफरेंस ज़्यादा निकलेगा है? उसका डिफरेंस कुछ ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा है, बिल्कुल रिलीज भी ज़्यादा करेगा, ऊर्जा स्तर ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो चलिए E1 और E2 की बात करें। एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है किसी भी कक्षा की ऊर्जा का सूत्र। फॉर्मूला क्या था देखिए तो, माइनस 13.6
जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, है ना। अगर हम बात करें अपन तो यहाँ 1 लगा दें, लगा दें 1, ठीक है। सिमिलरली E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन2 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, इसलिए डेल्टा, सुनिए बता क्या, ठीक, ओके। इसलिए डेल्टा ई बराबर इन दोनों कक्षाओं के बीच का जो ऊर्जा का अंतराल है वो डेल्टा ई निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस, करेक्ट, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, होगा कि नहीं होगा। तो लिखा जाए E2 माइनस E1, सर पूरे का एनर्जी निकालेंगे तो ऐड करेंगे किसका, पूरे का तो डिफरेंस है। हाँ हाँ, पूरे का नहीं, इस कक्षा की ऊर्जा अलग अलग ऊर्जा हो गई ना, हम ये डेल्टा ई निकालेंगे, ये पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया था। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे भाई ये ऊर्जा का अंतराल अगर हम निकाल के 10 जूल निकालेंगे ना, तो क्या पता चलेगा 10 जूल खाया होगा वहाँ से लिया, वही चीज़ तो निकाल सकते। क्लियर है। तो सर आउटपुट हमको वही अंतर वाला ही मिलेगा ना, मैं समझूंगा यहाँ ऊर्जा सर मतलब E2 में रिमाइनस कर रहा है तो पूरे का निकल रहा है, पूरे का नहीं, ये दोनों ऊर्जा के बीच का अंतराल निकल रहा है, और ये अंतराल ही तो बराबर होगा एनर्जी कंजर्वेशन सिद्धांत के अनुसार भाई। मतलब वो जितना लिया था वो निकलेगा ना, वो निकलेगा, वो जितना लिया था बाहर उतना निकल जाएगा। कितना अवशोषण किया था उसने, जितना अवशोषण किया था वही निकलेगा। आरी बात समझ में, हाँ तो वही उसका फॉर्मूला निकल रहा है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया कि नहीं, दो ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो E2 दिस माइनस दिस, तो E2 बराबर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, N1 स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस माइनस को कॉमन ले लें, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज हो गए। E2 का मान लिख देते हैं पहले, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर माइनस 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 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N2 स्क्वायर, सही है नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कॉमन लिया जाए, अब कॉमन लिया जाए तो 30.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। लोअर एनर्जी स्टेट और ये हाई एनर्जी स्टेट, N1 मतलब लोअर, N2 मतलब हायर, हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी कक्षा से चौथी कक्षा जाता है तो कितना एनर्जी उसको चाहिए, निकाल सकते हैं होगा कि नहीं होगा, कितने एनर्जी देंगे ताकि वो जो है ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेशन स्टेट पहुंचे, तो निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन करिए लगे आपको, फिर कर लेते हैं क्वेश्चन निकालने के बाद, ठीक है। यही होता है यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन जो है हाइयर कक्षा से लोअर कक्षा में जब आता है या गिरता है, उत्सर्जन होता है उस टाइम में, तो डिफरेंट वेवलेंथ का जो है एमिशन होता है, तो वो एमिशन डिपेंड करता है वही इस पर कि मान लो ये जो है मान लीजिए 4th कक्षा से पहली कक्षा में गिर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वेवलेंथ अलग होगा, कि नहीं होगा, एनर्जी अलग है। यहाँ ध्यान से सुनिए, एनर्जी कहाँ गया, एनर्जी बराबर होता है H इंटू एफ, होता है कि नहीं, एनर्जी अलग है तो एफ भी अलग होगा उसका, H तो कांस्टेंट है, और जहाँ एफ अलग हुआ तो लैम्डा अलग होगा, क्लियर है।
अगर वो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी में जाता है, एनर्जी कम हुआ ना, एनर्जी कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हुई, फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम हुआ, तो अलग अलग वेवलेंथ। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है ना? तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? या उल्टा पूछ सकता है, सेकंड ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? एक ही सवाल आंसर बहुत होता है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, 13.6 जेट का मान 1, सिर्फ n1 n2 जानना, सिंपल। n1 4 जगह 16 माइनस है, ऐसा होगा 3/16 गुना करिए, 13.6 गुना 3/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। कितनी ऊर्जा वो रिलीज करेगा? कोई बात नहीं, आप उधर कर दीजिए, माइनस में आएगा तो मैग्नीट्यूड आपको उतना ही लगेगा। कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सेकेंड से फोर्थ में पहुंचाने के लिए? तो इतना ही जूल। कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा फोर्थ से सेकेंड आने में? तो इतना ही जूल। माइनस प्लस के जनरेट से तो समझ रहा है ना? ठीक है, क्या इस तरह का सवाल बन सकता है आराम से? ठीक है, तो जितना आज बताया गया अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल का क्लास, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन कराता है। फिर हम लोग फिर कल पढ़ेंगे अब वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, चलिए छोड़ दें।